हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम क्लास 10th के लाइट यूनिट से रिलेटेड टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस का हम अपनी क्लासेस में टेस्ट भी ले चुके हैं और उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने टेस्ट दिया, टेस्ट में अपीयर हुए और उसके बाद किसी कारणवश उनका अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया है या कहीं एरर आ गई है तो उसके लिए भी ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि आप सभी इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर देंगे, ठीक है ना। सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और जब वीडियो एंड होगी तो उसके बाद में भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक। जिन दोस्तों को बीच में ना समझ में आए, जिन भाइयों को बीच में ना समझ में आए, वो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा रिवर्स करके समझ लें, फिर आगे चलते चलें, या वीडियो को आप एक से अधिक बार भी देख सकते हैं। चलिए, तो आज हम टेस्ट लाइट यूनिट के टेस्ट पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और पहला क्वेश्चन हमने लिया है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता होगी, तो इसकी क्षमता होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक। इसका हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन था ये, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने अच्छा आंसर किया था, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का हमारे पास आंसर आया। आप सभी की कॉपियाँ भी मैक्सिमम चेक हो चुकी हैं, तो आप सभी के आंसर आ चुके हैं। बहुत ही अच्छा है। इनका सोल्यूशन देखिए, इसका क्या होगा भाई। ऑप्शन ए दे रखा है आपको 20 डायोप्टर, ऑप्शन बी दे रखा है 15 डायोप्टर, ऑप्शन सी दे रखा है 10 डायोप्टर एंड ऑप्शन डी दे रखा है 5 डायोप्टर, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन है, इन्हीं ऑप्शन के बेसिस पे सॉल्व करना है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको दे दी गई है 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी, इसकी पावर क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है ना। देखिए भैया, पावर P बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है 1/f, जहाँ f किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, ठीक। यहाँ अब क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, पावर निकालनी है, दिया क्या है, दूरी दी गई है, फोकस दूरी दी गई है, और किस में दी गई है, सेंटीमीटर में दी गई है। किस में दी गई है, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, तो आप कहोगे सर 100 से भाग कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, 100 से भाग कर दिया जाता है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और F की जगह पे क्या रखना है आपको भाई 20, और बटा क्या कर देना है 100, ये 100 चला जाएगा ऊपर। तो आगे क्या होगा, आप P इक्वल टू, है ना, P इक्वल टू 100/20 कैंसिल आउट कर दो, कितना आ जाएगा 5 डायोप्टर। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। जो दोस्त पिछली क्लासेस नहीं अटेम्प्ट कर पाए हैं, जिनकी क्लासेस छूट गई है, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो फ्रेंड्स हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, अगर आप कर लेते हैं तुरंत तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं बाद में सोल्यूशन भी दे रहा हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ये साइंस की, ठीक है ना, क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स के लिए। सो क्लास 10th के सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होइए हमसे और लाभ पाइए। चलिए, फटाफट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, लेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को करते हैं इरेज, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जल्दी, क्विक। वेरी गुड। चलिए, बताइए समझ में आ रहा है, कमेंट करके आप लोग आंसर कीजिए फटाफट। समझ में आ रहा है या नहीं भैया, समझ में आ रहा है। हमारे मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट राहुल जी, वैभव जी, और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मोस्ट रेगुलर हैं, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो आप सभी हमें कमेंट करके बताते रहें। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा है, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया गया है दूसरा, अवतल दर्पण द्वारा, किस दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब
अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा है। आभासी एवं सीधा है। आभासी एवं सीधा है तो वस्तु की स्थिति होगी। वस्तु की स्थिति होगी। बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग क्या स्थिति होगी। ऑप्शन ए, बी, सी, डी मैं आपको बता रहा हूँ। इनफाइनाइट एंड सी के बीच, दूसरा है आपका सी एंड एफ के बीच, सी एंड एफ के बीच, तीसरा है सी पर, और चौथा है एफ एंड पी के बीच। फटाफट बताइए क्या आंसर होगा इसका, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ आप लोग। फटाफट कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा इसका, जल्दी। हाँ चलिए देखिए, जब भी बात आती है अवतल दर्पण की, किसकी बात आती है? अवतल दर्पण। कुछ करने की जरूरत नहीं भाई इसमें। जब भी बात आएगी अवतल दर्पण की, तो मैंने अवतल दर्पण को आपके कितने केस करवाए हुए हैं? अवतल दर्पण के मैंने आपको टोटल 6 केस करवाए हुए। कितने केस कराए? 6 केस करवाए हुए हैं, जिसमें मैंने बताया था कि किसी भी कंडीशन में प्रतिबिंब सीधा नहीं बनता है। सीधा नहीं बनता है अगर 6th कंडीशन को छोड़ दिया जाए तो, है ना। मतलब छठी कंडीशन जो होगी उसमें क्या होगा? प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनेगा। किस केस में? 6th केस में, है ना। पहला केस क्या लेते हैं? जब वस्तु इनफाइनाइट पे हो। दूसरा केस क्या लेते हैं? जब इनफाइनाइट और सी के बीच में हो। तीसरा केस क्या लेते हैं? जब वस्तु सी पर हो। चौथा केस क्या लेते हैं? जब सी और एफ के बीच में हो। पांचवा केस क्या लेते हैं? जब वस्तु एफ पर हो। और छठा केस क्या लेते हैं? जब वस्तु एफ एंड पी के बीच में हो। ये हमारा कौन सा केस होता है? छठा केस होता है। और उसी कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रतिबिंब कहाँ, वस्तु कहाँ होगी? एफ और पी के बीच होगी। वस्तु कहाँ होगी? एफ और पी के बीच, मतलब फोकस और पोल के बीच, है ना। जो स्टूडेंट हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, हाई स्कूल के जो स्टूडेंट हमसे पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके हमारे प्रीवियस वीडियो को देख लें। वहाँ आपको गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब में अवतल दर्पण की 6 के 6 कंडीशन मैंने डिस्कस किए हैं, 6 की 6 स्थितियाँ बताई हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ये बता दिया कि एफ और पी के बीच होंगे। ठीक है ना। चलो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इरेज करते हैं क्वेश्चन। बताओ भाई, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं वो बहुत ही अच्छे से समझें, है ना। क्योंकि जब मैं अपनी लाइव क्लास लेता हूँ तो उसमें फिर मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं रिपीट करवाने वाला हूँ। वहाँ पे सिर्फ टेस्ट करवाऊँगा। मैं सारे क्वेश्चन आपको इस तरीके से, इस मेथड से आपको सॉल्व करके बताऊँगा। ठीक, चलो तीसरा क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के सामने 2f1 एक उत्तल लेंस है। क्या है भाई? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु 2f1 एवं f1 के बीच रखी है। इसका किरण आरेख खींचिए। इसका किरण आरेख खींचिए। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। किरण आरेख आपको कैसे खींचना है? कोई उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु 2f और f के बीच रखी हुई है, तो इसका किरण आरेख खींचना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या है उत्तल लेंस, कैसे उत्तल लेंस बनता है, उसके बाद में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, देखिए इसके मैंने सारे केस अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा दिए गए हैं। जो स्टूडेंट हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो जाके प्रीवियस वीडियो को देख लें ज़्यादा कन्फर्मेशन के लिए। अब देखो भाई, हम क्या करेंगे? पहले लेंस बनाएंगे। ठीक है, पहले क्या बनाएंगे? लेंस बनाएंगे। ठीक, तो लेंस लिया।
लेंस के मध्य बिंदु से होकर जाती हुई सीधी रेखा को क्या नाम देते हैं भाई? मुख्य अक्ष। सब लोग बोलते रहें, जो स्टूडेंट हमसे पहले से जुड़े हैं, क्या कहते हैं इसको? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, अब इस गोले का भाई, ये जो गोला रहा होगा ठोस, इस गोले का एक सेंटर रहा होगा, उसको क्या नाम देते हैं? इस सेंटर को हम नाम देते हैं C1, या इसी को नाम दिया जाता है 2F1। ठीक, क्या नाम दिया जाता है? 2F1। इसके और इस सेंटर के, मतलब इस लेंस का जो मध्य बिंदु है, इस लेंस का जो मध्य बिंदु है, इसको क्या नाम दिया जाता है? ऑप्टिकल सेंटर। क्या नाम दिया जाता है? ऑप्टिकल सेंटर। और किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? O से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो अब देखिए, ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर के बीच के आधी दूरी को हम क्या नाम देंगे? फोकस। और क्या लिखेंगे इसे? F1। ठीक है ना, क्योंकि उत्तल लेंस दो ठोस गोलों को काट करके बनाई गई आकृति होती है, इसीलिए इसमें दो सेंटर और दो फोकस पाए जाते हैं। इस कंडीशन में देखा जाए तो दूसरा सेंटर कहाँ होगा? यहाँ पे हो सकता है। देखिए, दूरी बराबर रखनी, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा C2, और इसी C2 को क्या लिख सकते हैं? 2F2 लिख सकते हैं। इनके बीच की आधी दूरी को क्या लिख सकते हैं भाई? F2 लिख सकते हैं, मतलब दूसरा फोकस। ठीक, तो इसे कहा जाएगा प्रथम मुख्य फोकस, इसको द्वितीय मुख्य फोकस। ये आपका प्रथम केंद्र होगा और ये द्वितीय केंद्र होगा। ठीक, इन केंद्रों को हम वक्रता केंद्र भी कहते हैं। क्लियर है? चलो, तो क्वेश्चन क्या कहा गया है कि उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु 2F1 और F1 के बीच में है। मतलब कोई वस्तु कहाँ स्थित है? यहाँ पर स्थित है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि इसका किरण आरेख खींचिए। ठीक, इसका किरण आरेख खींचिए, कहने का मतलब है कि जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आपको किरण आरेख देना है ना। जिनके पास क्वेश्चन पेपर है वो बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिया है, उत्तल लेंस के सामने 2F1 F1 के बीच में रखी वस्तु का किरण आरेख खींचिए एवं स्थिति बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हम एक समांतर किरण डाल देंगे और समांतर आती हुई किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं? सब लोग साथ साथ बोलेंगे। हाँ, फोकस से होकर जाती है। ठीक है ना, कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। तो पहली कंडीशन तो ये होगी भैया, ये फोकस से होकर निकल गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन में आप क्या करेंगे? दूसरी कंडीशन पे ऑप्टिकल सेंटर पे लाइट डाल दीजिए। तो जब ऑप्टिकल सेंटर पे आप लाइट की बीम डालेंगे तो ऐसे ऐसे करके चली जाएगी और ये यहाँ कहीं एक दूसरे से मिल जाएगी। तो स्थिति क्या है? देखो, ये C2 के बाद है और इनफाइनाइट के पहले है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पहला क्वेश्चन आता है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे? F2 बाई 2F2 एंड इनफाइनाइट के बीच में बनेगा। ठीक है ना, 2F2 और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा। बोलिए भैया, समझ में आया? हाँ, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? हम U कहते हैं, प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बनी होगी उसको क्या नाम दिया जाएगा? V नाम दिया जाएगा। ठीक है ना, इस V को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या नाम देते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं इसी को। ठीक, तो इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया और ये किस किस के बीच में हुआ है? 2F2 और इनफाइनाइट के बीच में हुआ है। ठीक, अब क्वेश्चन पूछेगा कि क्या बनने वाली इमेज वास्तविक होगी या आभासी? तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अपवर्तन या परावर्तन कोई भी कंडीशन हो, दोनों के पश्चात अगर किरणें एक दूसरे को रियलिटी में काट रही हैं, हकीकत में काट रही हैं, तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक हो जाएगा। कैसा होगा? वास्तविक। ठीक, और दूसरी मैंने आपको थ्योरी बता रखी है कि वास्तविक बनने वाले सारे प्रतिबिंब कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। तो ये भी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ठीक, अब बात आ रही है आकार की। कि आकार कैसा होगा? छोटा होगा या बड़ा होगा? तो मैंने आपको बताया था, अगर V की दूरी U की दूरी से ज़्यादा है तो प्रतिबिंब का आकार बड़ा हो जाएगा। और यहीं से आप देख रहे हैं भाई कि इसके और इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी, दोनों में कौन ज़्यादा है? V ज़्यादा है ना। तो V अगर ज़्यादा होगा तो प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा? बड़ा बन जाएगा। ठीक है ना, 3 नंबर का ये क्वेश्चन था और इस तरीके से आपको बताना था। थोड़ी सी इसमें और डिटेल रखनी है कि वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं, कैसे प्रतिबिंब बना रहे हैं, यही सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। बहुत ही आसानी से नंबर आ जाते हैं। ठीक है ना, चलिए
चलिए फटाफट करते हैं अगला क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। वेरी गुड। बताइए समझ में आ रहा है? किसी भी स्टूडेंट को अगर थोड़ा सा भी नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिवर्स करके देखें, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट हमसे रेगुलर जुड़े हुए हैं उन्हें इन सब की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारे पढ़ाए हुए जितने स्टूडेंट हैं 10th के, वो सभी इन सब क्वेश्चनों में फंसने वाले नहीं हैं, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल आप लोग भी बरकरार रखिए, है ना। और इसी विश्वास के साथ इस बार 90 प्लस दागने हैं आपको। हर एक सब्जेक्ट में 90 प्लस नंबर का टारगेट रहेगा, है ना। हर सब्जेक्ट में 90 प्लस लाना है, ठीक है। चलो भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है ना। और इसी में क्वेश्चन एंड है, स्थिति भी बताइए, ठीक है। ठीक, तो वो स्टूडेंट जो हमसे पहली बार जुड़े हैं या वह स्टूडेंट जो पहले से जुड़े हुए हैं, अगर वो क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं उनके लिए बहुत ही गुड, बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आप क्वेश्चन को जान पाएंगे, ठीक है ना। और सक्सेस अड्डा फॉर यू की तरफ से आपको दी जा रही सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इतना सा चार्ज है कि आप वीडियो को लास्ट में शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल फ्री, बिल्कुल लल्लन टैप क्लासेस दी जा रही है। आप लोग का काम सिर्फ इतना है कि वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, है ना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना आप कर सकते हैं करवाइए, ठीक। इतनी सी फीस है आपकी बस। चलिए फिर देखते हैं। तो भैया फोकस दूरी कितनी है, एफ कितना है, एफ है आपका 20 सेंटीमीटर। अब ये दर्पण क्या है, अवतल है। याद कीजिए मैंने आपको चिन्ह परिपाटी में बताया था कि अगर इस तरीके से दर्पण बनाएंगे, बाहर से पॉलिश कर देंगे, तो इसका नाम क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। इस सेंटर पॉइंट के दाईं ओर जितनी वैल्यूज होंगी सब किसमें होंगी, पॉजिटिव होंगी। बाईं ओर जितनी वैल्यूज होंगी सब क्या होंगी, निगेटिव होंगी। अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी मतलब फोकस कहाँ होगा, यहीं कहीं पे फोकस होगा। इस दूरी पे क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा, ठीक है। और ये आपका मुख्य अक्ष है। तो भैया फोकस दूरी इसकी बात कर रहा है, यहाँ की बात कर रहा है। ये जो फोकस दूरी एफ है ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो बताओ फोकस दूरी माइनस होगी या नहीं, बिल्कुल हो जाएगी। तो फोकस दूरी का साइन हम किस में लेंगे, -20 में, कैलकुलेशन के लिए। और हकीकत यह है कि दूरियां कभी भी निगेटिव नहीं होती, ठीक है ना। हकीकत और रियल कॉन्सेप्ट ये है कि दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होती। वो जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन निगेटिव नहीं होगी, ठीक है ना। चलो भाई, तो इस तरीके से समझ में आ रहा है। तो f की वैल्यू कितनी हो गई, f की वैल्यू कितनी होगी, -20 सेंटीमीटर। और वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। भैया बताओ अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ से सेंटर तक की दूरी कितनी होगी, 20 ये और 20 ये, टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए। अब ये टोटल भैया 40 हो गए या नहीं। और वस्तु कहाँ रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है 30 सेंटीमीटर पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 है। तो 30 कहाँ होगा भैया, 20 के और इस 20 के बीच में, मतलब यहाँ पर कहीं पे। अब ये बात समझ में आ गई कि वस्तु कहाँ रखी हुई है, यहाँ पर रखी हुई है, ठीक। इसकी दूरी आपको बताना है, ठीक है। इसकी दूरी क्या दी गई है, इसकी दूरी दी गई है 30 सेंटीमीटर। ये क्या है, u। और बताना क्या आपको, v बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, v बताना है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक। चलो भाई, f की वैल्यू दे रखी है और u बराबर कितना हो जाएगा, u की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो u बराबर आप कहोगे सर 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये भी निगेटिव में रहेगा, क्यों, क्योंकि u की वैल्यू पॉइंट के इस साइड एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट साइड एग्जिस्ट कर रही है। बताओ भाई समझ में आ रहा है। चलो
ये दो हमें कंटेंट मिल गए, पूछा क्या जा रहा है, वी पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, वी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/b, रख के सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/u प्लस 1/v होता है। भाई 1/u है तो u की वैल्यू कितना है, -30 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 1/-30 सेंटीमीटर और प्लस v 1/v, और f की वैल्यू कितना 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1/-20 सेंटीमीटर। 30 को आप इधर ले आइए, है ना, और v को वहीं रहने दीजिए, तो 1/30 इधर आ गया, -1/20 हो जाएगा, दिस इक्वल टू 1/v हो जाएगा, ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 30 और 20 का जब हम एलसीएम लेंगे, मैंने आपको एलसीएम लेने का तरीका बताया है कि बड़ी वाली संख्या को उठाइए, अगर बड़ी वाली संख्या से दोनों कट रहे हैं तब तो एलसीएम 30 ही होगा, है ना। अगर नहीं कट रहे हैं तो इसको हम फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बड़ी वाली संख्या में हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। अब 60 30 से कटता है, जी हाँ कटता है, कितनी बार जाता है, तो 3 दूना 60, मतलब 2 बार जाएगा, ठीक है ना। अब 20 से कटता है, हाँ कटता है, कितनी बार जाएगा, 20 × 60, मतलब कितनी बार गया, 3 बार गया, ठीक। आंसर क्या, 2 - 3, दिस इम्प्लाइज दैट -1/60, ठीक। तो ये क्या बता रहा है कि 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू 1/-60, दिस इम्प्लाइज दैट v की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे सर v की वैल्यू हो जाएगी -60, v की वैल्यू क्या आ गई, -60। अब यहाँ पर जो माइनस का निशान है, माइनस का जो साइन है, ये इंडिकेट करता है कि जो हमारी इमेज बन रही है वो कहाँ है। इस तरीके से अगर आपको 4 क्वाड्रेंट दे दिए जाएं तो किधर बनेगी, तो वो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगी, ठीक है ना, तीसरे क्वाड्रेंट में बनेगी, और यहाँ पे बनने वाली सारी वैल्यूज़ कैसे मिलेंगी, आपको नेगेटिव मिलेंगी। बोलो भाई समझ में आया, हाँ। तो इस तरीके से v की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई, ठीक है। v की वैल्यू कितनी आ गई, तो v की वैल्यू हमें आ गई 60, ठीक है, -60 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। और जब आपको कहीं लिखा रहेगा वस्तु की कितनी दूरी पर स्थित होगी, तब जब आप दूरी लिखेंगे इस तरीके से दूरी, तो उस कंडीशन में आपको इसको 60 सेंटीमीटर ही लिखना है, ठीक है ना। हाँ, प्रतिबिंब की दूरी जब लिखना पड़ेगा तो दूरी 60 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि कभी भी दूरी के साथ में आप 60 को माइनस नहीं करेंगे, ठीक। तो ये तो था कि प्रतिबिंब कहाँ, सॉरी v की वैल्यू क्या होगी, तो v की वैल्यू हमने देखी 60 सेंटीमीटर आ जाएगी, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब स्थिति पूछ रहा है कि स्थिति क्या होगी, कैसी होगी, कहाँ बनेगा, ठीक है। चलो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर मिटाते हैं, फिर स्थिति आपको बताते हैं कहाँ होगी। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए ठीक है। तो ये हमें मिल गया, v की वैल्यू कितनी मिल गई भाई, 60 सेंटीमीटर मिल गई। आधा काम आपका हो गया, आधा काम आपका इसमें हो गया। अब आपको जो मिलने हैं वो 3 नंबर मिल चुके हैं, अब आपका 1 नंबर का काम बच रहा है। देखो भाई क्या बताया गया है, देखो फिर से आपको दर्पण बनवाएंगे और उसी से आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है ना, एग्जाम में कन्फ्यूज़न ना रह जाए। भाई एफ कितना है, 20 सेंटीमीटर, एफ कितना है 20 सेंटीमीटर, तो सी कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। वस्तु कितनी दूरी पे रखी हुई है, 30 सेंटीमीटर, मतलब कहाँ रखी होगी, यहाँ कहीं रखी हुई होगी, है ना, यही तो रखी हुई होगी। अब प्रतिबिंब कहाँ बनना है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब इस पॉइंट से 60 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से अगर 20 सेंटीमीटर हम और बढ़ जाएं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 60 सेंटीमीटर, मतलब जो इमेज है वो इसी किसी तल पे बनेगी, ठीक। देख लेते हैं कहाँ बनेगी। आपने एक लाइन ड्रा की, इसको मुख्य अक्ष के समांतर डाल दिया, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या करेंगे, अगर आप यही लाइन फोकस पे गिरा देते हैं तो ये यहाँ जाएगी, ठीक है ना। फोकस पे गिरा देंगे तो क्या होगा, एक सेकेंड, तो ये इस तरीके से ऐसे जाएगी और यहाँ से जाने के बाद में फिर ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक। तो कहीं ये मतलब अब देखो, अगर इसको हम पटरी और प्रकार की सहायता से बनाए होते तो निश्चय ही यहाँ पे मिलता, लेकिन अभी भी ये दिखा रहा है कि सी से दूरी पर ही मिल रही है, ठीक है ना, सी पे नहीं मिल रही है, सी के बाद ही किसी पॉइंट पे मिल रही है। और इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब देखिए यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है, किरणें क्या एक दूसरे को हकीकत में काट रही हैं, जी हाँ काट रही हैं, तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। बोलो भाई क्लियर है। वास्तविक बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक। और
वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, आकार क्या होगा भाई? देखो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या थी? u थी, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है? v है। u था आपका 20 सेंटीमीटर, v है आपका 60 सेंटीमीटर, तो v बड़ा हुआ या नहीं? होगा। और v को क्या कहते हैं? इमेज ही तो कहते हैं, प्रतिबिंब भी तो कहते हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा? बड़ा बन जाएगा, ठीक है ना। वास्तविक बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा और बड़ा बन जाएगा। कहाँ बनेगा? ये क्वेश्चन है, कहाँ बनेगा? तो इधर पूरा क्या है? इनफाइनाइट है, और ये क्या है? सी है। प्रतिबिंब कहाँ बनना है? इन दोनों के बीच में बनना है। तो प्रतिबिंब बनने का स्थान कहाँ होगा? तो आप कह दोगे कि ये इनफाइनाइट एवं सी के बीच में, सी के बीच में, ठीक है, सी के बीच में। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो चुका, सॉरी चौथा क्वेश्चन चल रहा है। चौथा क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ, आप लोग फटाफट कमेंट करके बताते रहें क्लास कैसी लग रही है, पढ़ने में आपको कैसा लग रहा है, बिल्कुल मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ, फटाफट कमेंट करके बताते रहो भाई। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, रेस करें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र की संरचना की सचित्र व्याख्या करो। 7 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में मिलेगा तो 7 नंबर में ही मिलेगा। ह्यूमन आई, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, है ना, विद देयर नीट डायग्राम। अगर आपको क्वेश्चन आता है मानव नेत्र की संरचना, उसके आवश्यक चित्र के सहायता से कीजिए, तो ये आपको 7 नंबर का मिलेगा। या अगर एग्जामिनर ने कंजूसी कर दी तो 4 नंबर का भी दे सकता है क्वेश्चन को, लेकिन मोस्टली चांस होता है अगर ये क्वेश्चन आया तो कितने नंबर में आएगा? 7 नंबर में आएगा। कितने नंबर में? 7 नंबर में आएगा। तो इसको आप एक्सप्लेन कर लीजिए, मेरी वीडियो बनी हुई है मानव नेत्र पे, वहाँ से आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 को आप कहाँ से देख सकते हैं? प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट। और प्लेलिस्ट में आपको जाके ढूंढना है मानव नेत्र। क्या ढूंढना है? मानव नेत्र। वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। 10th की प्लेलिस्ट में दे रखा है मैंने मानव नेत्र, बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक। चलिए इसको इरेज करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र से संबंधित प्रमुख रोगों का वर्णन करो एवं पाए जाने वाले दोष का कारण भी लिखो। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसका भी सलूशन पाने के लिए आप क्लास 10th की प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ मानव नेत्र का वो वीडियो देखिए, आपको वहीं से सलूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कराने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु C और B के बीच स्थित है, वस्तु का केवल किरण आरेख दीजिए। केवल किरण आरेख दीजिए, कहाँ कहाँ पे स्थित है? देखिए क्वेश्चन में बोल देता हूँ। अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु C एवं F के बीच स्थित है। C एवं F के बीच स्थित है। कहाँ है? C और F के बीच। और दर्पण कौन सा है? दर्पण है अवतल, ठीक। कौन सा है? अवतल। और इसका देना क्या है आपको? किरण आरेख देना है, ठीक है भाई, किरण आरेख देना। चलो बनाते हैं दर्पण। ये बन गया आपका, ठीक है, कर्व, और इसको हमने बाहर से पॉलिश कर दिया तो ये क्या बन गया? अवतल दर्पण बन गया, ठीक है। क्या बन गया? अवतल दर्पण, ठीक। अब इस अवतल दर्पण के इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? पोल कहा जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? फोकस, और यहाँ पे क्या होगा? सेंटर, ठीक। क्या कह रहा है कि वस्तु कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु सेंटर और फोकस के बीच में होनी चाहिए। कहाँ? सेंटर और फोकस के बीच में। इसी का किरण आरेख देना है। अगर कोई वस्तु यहाँ पे स्थित है, इसको मुख्य अक्ष के समांतर आप डालेंगे तो अपवर्तन के बाद ये कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होती हुई जाएगी, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन क्या करेंगे? इसको हम फोकस पे डाल देंगे, तो जब फोकस पे डाल देंगे तो ये कहाँ से होती हुई जाएगी? समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के। सीधी सीधी कंडीशन। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होती हुई जाएगी, और अगर फोकस से आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक। और इस तरीके से दोनों किरणें एक दूसरे को किस पॉइंट पे काटेंगे? इस पॉइंट पर, ठीक। और यह पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करता है? तो आप कहोगे इनफाइनाइट और C के बीच में, ठीक। ये तो बन गया इसका किरण आरेख। अब किरण आरेख में आपको कोई डेफिनेशन लिखनी होती है कि माना कोई वस्तु AB C और F के बीच में स्थित है ना। पहले प्रतिबिंब को हम समांतर डालते हैं, तो प्रतिबिंब दर्पण M पर पॉइंट E पर इंसिडेंट करता है। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, तो वो आप कर लेंगे, हम जानते हैं आप लोग बहुत ही ब्रिलियंट हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। इस तरीके से आप देखिए तो कहाँ काटेगा? इनफाइनाइट और C के बीच में, ठीक। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पहला क्वेश्चन था हमारा, कहाँ बनेगा?
ठीक, तो कहाँ बनने का आंसर मिल चुका है, कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट एंड मतलब एवं सी के बीच में। ठीक, दूसरा कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, स्थिति कैसी होगी, वास्तविक होगा या आभासी होगा। देखिए मैंने आपको बार बार बताया है कि अगर कोई किरणें हकीकत में एक दूसरे को काट रही हैं, वास्तविकता में एक दूसरे को काटेंगी, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक बनने वाले सारे प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आप कहोगे सर उल्टा होता है। ये भी मैं कई बार बता चुका हूँ, तो आप इन चीज़ों को रिकॉल कीजिए और मेरे साथ साथ में बोला कीजिए जब मैं पढ़ाया करूँ तो, ठीक है ना। चलो भाई, हाँ अगला देखिए, तो उल्टा हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। अब बच रहा है आकार, बच रहा है आपका, क्या बच रहा है, आकार बच रहा है। भाई ये बताओ, ये वैल्यू किसकी थी, u की वैल्यू थी, और ये वैल्यू किसकी है, v की वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, तो u बड़ा दिख रहा है या v बड़ा दिख रहा है, बताइए। ये दूरी बड़ी दिख रही है, ये वाली v बड़ा दिख रहा है ना। तो अगर v बड़ा दिख रहा है तो v होता क्या है, प्रतिबिंब होता है, तो प्रतिबिंब भी कैसा बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। ठीक, तो ये इसके चारों आंसर हो गए। ठीक है, क्या चारों आंसर की कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बड़ा होगा एंड इनफाइनाइट और सी के बीच में होगा। ठीक, 2 नंबर का क्वेश्चन था, इजीली आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, स्नेल के नियम की व्याख्या कीजिए एवं आवश्यक व्यंजक भी दीजिए, एवं आवश्यक व्यंजक भी दीजिए। स्नेल के नियम की व्याख्या करना है, व्यंजक भी देना है। ठीक है, देखिए इसमें स्नेल का नियम आपको देना है। मैंने आपको पढ़ाया था जब प्रकाश अपवर्तन, तो प्रकाश अपवर्तन में मैंने बताया था कि प्रकाश अपवर्तन के ही दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। ठीक है ना, क्या है स्नेल का नियम, क्या है प्रकाश अपवर्तन का दूसरा नियम। आप जानते हैं अपवर्तन के लिए 2 माध्यमों की आवश्यकता। इस पृथक्कारी माध्यम के उस ओर हम समझते हैं कि क्या है, ऊपर सरल सघन है, सॉरी विरल है, और इसके इस साइड क्या होगा, मान लीजिए सघन माध्यम है। कैसा माध्यम, सघन माध्यम है। और यहाँ पे कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है तो वो क्या होगा, इस तरीके से होती हुई जाएगी। ठीक, अगर ये हम लंब डाल दें तो ये कंडीशन बन जाएगी। इनके बीच का जो कोण होगा इसको क्या नाम दिया जाएगा, एंगल आई, और इसी को कहा जाएगा आपतन कोण। ठीक, इसके बीच का जो कोण होगा इसको नाम दे देंगे एंगल आर, और इसी को कहेंगे अपवर्तन कोण। ठीक, या इसी को हम लिखते हैं साइन आर, और इसी को लिखते हैं हम साइन आई। ठीक है, तो क्या कहता है स्नेल का नियम, स्नेल के नियमानुसार आपतन कोण की जा मतलब साइन आई, आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा के समानुपाती होती है, मतलब साइन आर। ठीक है ना, साइन आई प्रोपोर्शनल साइन आर, ये होता है स्नेल का नियम। ठीक है, इसको और थोड़ा डिटेल्ड में जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा साइन आई। मैंने कहा है कि प्रोपोर्शन एक नादान बच्चा है, इसको अकेले नहीं छोड़ना है। इसको किसके साथ छोड़ोगे, इक्वल टू के साथ छोड़ दो, फिर जाने दो, है ना। इक्वल टू लगा दिया तो अब छोड़ दो, जाने दो। ठीक है, अब क्या बचा, तो इक्वल टू लगाया है तो साथ में कोई और समर्थक भी होना चाहिए n, जिसको हम समानुपातिक नियतांक कहते हैं, और ये आ जाएगा आपका साइन आर। ठीक है, अब साइन आर को आप पक्षांतर कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। ठीक है ना, वेयर एन इज प्रोपोर्शन कांस्टेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, समानुपातिक नियतांक। ठीक, और इस समानुपातिक नियतांक को ही कहा जाता है अपवर्तनांक। क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक। ठीक, क्लियर है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्या था ये, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है एग्जाम में। बहुत ही इजीली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश परावर्तन के नियमों की व्याख्या करो। तो प्रकाश परावर्तन के नियमों की व्याख्या करने के लिए आप प्लेलिस्ट खोलेंगे, क्या खोलेंगे, प्लेलिस्ट खोलेंगे चैनल की, और वहाँ से जाके आप क्या ले लेंगे, क्लास 10th का साइंस। ठीक, क्लास 10th की साइंस सेलेक्ट करेंगे, आपको पहला लेक्चर मिलेगा, फर्स्ट लेक्चर, और यहीं से आपको अगला क्वेश्चन जो हमारा है, प्रकाश परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए।
तो प्रकाश परावर्तन के नियमों की व्याख्या आपको वहीं से मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसी प्लेलिस्ट से आप चीज़ें पा जाएंगे, ठीक। सारी चीज़ों को मैंने बड़ी ही डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आज की ये वीडियो कैसी थी, क्या आपके लिए कराया गया टेस्ट हेल्पफुल था या नहीं था, इन सब चीज़ों को कमेंट करके आप हमसे ज़रूर बताएं। अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस और आप कैसा फील कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ के, इन सब चीज़ों को आप ज़रूर साझा कीजिए। आपके सुझाव और आपकी शिकायतें दोनों ही यहाँ पे एक्सेप्ट की जाएंगी और उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, ठीक है ना। तो इन्हीं सब संदेशों के साथ में आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहें, झूमे गाएं, मस्त रहें। अपने अपने घरों में आप स्वस्थ रहिए। इन्हीं सब शुभ संदेशों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, गुड नाइट।